दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एफोरिज्म 11 के फुट नोट को डिस्कस किया, जिसमें उसके फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हेनीमैन सर हमको डायनेमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताते हैं और वो कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना को बताते हैं, जो कि हमको बताते हैं कि मून की जो एनर्जी है वो किस तरह से हमारे सी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, यानी कि इफेक्ट डालती है। और मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जो सी की टाइड्स हैं वो उन टाइड्स को अफेक्ट करती है। टाइड्स बढ़ती हैं, फिर टाइड्स नॉर्मल होती हैं। और इसी कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना को और अच्छे से समझने के लिए हेनीमैन सर ने हमको दवाइयाँ दी हैं और कैंट सर ने हमको रूब्रिक दिए हैं, जो मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से रिलेटेड हैं। तो मून के जो फेजेस हैं, जैसे फुल मून, तो फुल मून में अगर कोई पर्सन अफेक्ट होता है तो उसकी दवाइयाँ उसके अंदर हैं। एक वार्निंग मून, एक फेज है मून का वार्निंग मून, उसमें अगर कोई पर्सन अफेक्ट होता है तो उससे रिलेटेड दवाइयाँ हैं। वैक्सिंग मून, क्रिसेंटिक मून और गिब्बस मून, ये मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं जो हमारे सी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। और चूंकि सी का जो वाटर का कंटेंट है, जैसा उसका कंपोजिशन है, वैसा ही सेम कंपोजिशन, लगभग सेम कंपोजिशन हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका है। इसलिए वो जो मून की एनर्जी है वो हमारी लाइफ को और हमको भी प्रभावित करती है। और मून की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे रिलीजन में भी है। हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, मून की इम्पोर्टेंस हर रिलीजन में है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस को हमको और डिटेल में बताएगा और ये बताएगा कि ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर प्रेसिपिटेट होता है। फर्स्ट पॉइंट में बताते हैं, फॉर इंस्टांस द डायनेमिक इफेक्ट ऑफ द सिक मेकिंग इन्फ्लुएंस अपॉन हेल्दी मैन, यानी कि हेल्दी मैन कोई बीमार हो रहा है तो वो किस तरह से उसके डायनेमिक इफेक्ट से, जो सिक मेकिंग इन्फ्लुएंस है उसके डायनेमिक इफेक्ट से वो अफेक्ट होता है। एज वेल एज द डायनेमिक एनर्जी ऑफ द मेडिसिन्स, जो हमारी मेडिसिन्स हैं, अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इन द रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि जब वो हमारी दवाइयाँ उसको ठीक करती हैं, डायनेमिक इन्फ्लुएंस जो सिक मेकिंग इन्फ्लुएंस है उसको ठीक करती हैं, तो हमारी लाइफ भी हील होती है, लाइफ भी ठीक होती है। एल्स देन इन्फेक्शन एंड सो नथिंग इन एनी वे मटीरियल, नॉट इन एनी वे मैकेनिकल, यानी कि जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, चाहे वो सिक मेकिंग हो या हमारी मेडिसिन्स में हो, वो किसी भी तरह से मैकेनिकल नहीं है। जैसा कि मून का जो इफेक्ट है उसकी एनर्जी का, वो हमारे सी के ऊपर देखने को मिलता है, मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस का, वो मैकेनिकल और मटेरियल नहीं है। सेकंड पॉइंट में बताते हैं, जस्ट एज द एनर्जी ऑफ मैग्नेट। अब ये हमको और डिटेल में बताते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग 12th क्लास में करते हैं फिजिक्स में। बताते हैं कि जस्ट एज द एनर्जी ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन और स्टील इज नॉट मटेरियल नॉट मैकेनिकल। तो ये हम सब लोग एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं कि मैग्नेट स्टील को और आयरन को अट्रैक्ट करती है, जिसमें कुछ भी मटेरियल और मैकेनिकल नहीं है। वन सीज दैट द पीस ऑफ आयरन इज अट्रैक्टेड बाय वन पोल ऑफ द मैग्नेट, बट हाउ इट इज डन इज नॉट सीन। कैसे मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रही है ये हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही स्टील या आयरन रॉड आती है तो वो उससे अट्रैक्ट होती है, एक पोल से उसके से। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि दिस इनविजिबल एनर्जी ऑफ मैग्नेट डज नॉट रिक्वायर मैकेनिकल ऑक्सिलरी मीन्स, यानी कि जो मैग्नेट की एनर्जी है उसको कोई ऑक्सिलरी मीन्स नहीं चाहिए, मटेरियल कुछ भी नहीं चाहिए, कोई हुक और लिवर इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर उसको नहीं चाहिए टू अट्रैक्ट द आयरन को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सी के ऊपर जो मून का इफेक्ट है उसमें भी कुछ भी मैकेनिकल नहीं है और कुछ भी मटेरियल नहीं है। द मैग्नेट ड्रॉज टू itself and this act upon the piece of iron or upon a steel needle by means of purely immaterial, invisible, conceptual inherent energy। तो ये उस एनर्जी की प्रॉपर्टीज हेनीमैन सर ने हमको बताई हैं। ये इममटेरियल है, इनविजिबल है, कंसेप्चुअल है और इनहेरेंट एनर्जी है। कंसेप्चुअल को लेकर के पिछले पैराग्राफ में हेनीमैन सर ने हमको सुप्रा सेंसुअल आइडियाज का बताया कि जैसे जैसे हम इस एनर्जी को समझते जाते हैं
तो जो हमारे आइडियाज़ हैं वो भी सुप्रा सेंसुअल हो जाते हैं और फिर हम इस एनर्जी को सुप्रा सेंसुअल लेवल से यूज़ करते हैं और पेशेंट को समझने में और पेशेंट को प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन करने में हेल्प होती है। तो जो मेडिसिन है उनके अंदर भी ये कंसेप्चुअल एनर्जी है, तो हम मेडिसिन को भी इस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में सक्षम हो जाते हैं जब हमारे आइडियाज सुप्रा सेंसुअल होने लगते हैं। और इसी को फिर हैनीमैन सर ने कल्चर कहा, एक फिजिशियन की क्वालिटी बताई कि वो फिजिशियन फिर कल्चर्ड हो जाता है। फिर लिखते हैं कि दैट इज डायनेमिकली एंड कम्युनिकेट टू द स्टील निडल द मैग्नेटिक एनर्जी इक्वली इनविजिबल। ये जो एनर्जी है ये जो स्टील की तरफ जा रही है ये इनविजिबल एनर्जी है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट में बताते हैं द स्टील निडल बिकम इटसेल्फ मैग्नेट। अब क्या हो रहा है, कुछ समय जो निडल है अगर वो मैग्नेट के फील्ड में रहती है, मैग्नेटिक फील्ड में रहती है, उससे टच नहीं भी हुई है लेकिन उसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फिर वो जो स्टील है वो भी मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो जाती है जैसे कि मैग्नेट के अंदर है, सेम वैसी ही वो भी फिर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो लिखते हैं कि द स्टील निडल बिकम इटसेल्फ मैग्नेट even at a distance when magnet does not touch it and magnetize other steel needle with the same magnetic properties with which it has been endowed previously by magnetic rod। जो मैग्नेटिक रॉड में है उसी तरह की प्रॉपर्टी फिर इस स्टील में भी आने लगती हैं और आ जाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हैनीमैन सर बताते हैं किस तरह से फिर ये जो है डिजीज से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टीज कि just as a child with smallpox or measles communicate to a near untouchy child, an untouchy healthy child in an invisible manner dynamically। यानी कि अगर किसी परिवार में किसी बच्चे को स्मॉल पॉक्स या मीजिल हुआ है तो दूसरा बच्चा जो उसके संपर्क में नहीं है, जो जिसको टच भी नहीं किया है, तो वो भी अफेक्ट होने लगता है। तो स्मॉल पॉक्स और मीजिल्स को जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ये जो इस तरह से अगर परिवार में किसी को हो गई, दूसरा बच्चा इसके संपर्क में नहीं आया, तो भी फिर उसको होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो ये वैसे ही हो रहा है कि इस स्मॉल पॉक्स का और मीजिल्स का एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी एक एनर्जी है और वो उस एनर्जी में उससे टच नहीं हुआ, लेकिन अगर वो उसके फील्ड में भी अगर आ गया तो फिर वो उसको डिजीज हो जाती है। दैट इज इन्फेक्टेड एट ए डिस्टेंस विदाउट एनीथिंग मटेरियल फ्रॉम द इन्फेक्टिव चाइल्ड। तो इसमें किसी तरह का मटेरियल उस इन्फेक्टिव चाइल्ड को नहीं गया है और कैपेबल ऑफ गोइंग टू वन टू बी इन्फेक्टेड, और उसको फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है इसी का फील्ड है, जैसा कि मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो एनर्जी है इसके संपर्क में आने से ही फिर दूसरे बच्चे को भी स्मॉल पॉक्स या मीजिल्स से इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद 6 पॉइंट में लिखते हैं a purely specific conceptual influence communicated to the near child smallpox or measles in the same way as the magnet communicated to the near needle the magnetic property। जिस तरह से जो मैग्नेट है उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टील की निडल है जब वो आ जाती हैं तो फिर उनके अंदर भी सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों डायनेमिक इन्फ्लुएंस को जितना हम लोग समझेंगे और उतना ही हम अपनी मेडिसिन के डायनेमिक पार्ट को समझेंगे और पेशेंट के डायनेमिक पार्ट को समझेंगे। और हम लोगों के पास जो डायनेमिक पार्ट है वो हमारे इमोशंस हैं, जो उस हर इमोशन की एक एनर्जी है और उस एनर्जी का फिर एक फील्ड है, एनर्जी फील्ड है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को और भी आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग एक और आगे भी सारी चीज़ों को इस डायनेमिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। इसके 3rd पैराग्राफ में हैनीमैन सर ने हमको और किस तरह से समझाया है। तो जैसा कि मैंने देखा कि इन सारी चीज़ों को, डायनेमिसिटी को या जो कंसेप्ट सुप्रा सेंसुअल आइडियाज़ हैं, इनको समझने में दिक्कत क्या आती है कि जब हमारा बर्थ हुआ तो बर्थ होने के बाद जो हमारे आसपास एक डायनेमिक एनर्जी रहती है उसको हम लोग एज ए गॉड समझते हैं कि गॉड का मीनिंग है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। यानी कि जो हमारी को जनरेट करता है, हमारी लाइफ को ऑपरेट करता है और फिर उसी को डिस्ट्रॉय करता है। और जैसा पिछले वीडियोस में हम लोगों ने समझा कि जो वाइटल फोर्स है, जो वाइबिलिटी ऑफ द फीटस है, जो हमको 6 मंथ के आसपास प्रेगनेंसी के फीटस की अवस्था में हमको मिलती है, तो वो भी यूनिवर्स के द्वारा दी गई होती है। तो वो एक डायनेमिक एनर्जी जो हमारी लाइफ को चला रही है
और ये जो जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉय की जो एनर्जी है, इसके बारे में हमको सिर्फ ये बताया गया हमारे सोसाइटी की तरफ से कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे हमको डरना है, यानी कि हमको गॉड फियरिंग बनाया गया। और दूसरा, इसके लिए हमको बताया गया कि हमको अगर अपनी कोई इच्छा है, कोई विश है, तो वो हमको इससे प्रेयर करके इनसे मांगनी है। यानी कि गॉड का जो एनर्जी है उसके बारे में सिर्फ हमको ये बताया गया कि एक तो इससे हमें डरना है और अपनी इच्छाओं को इससे मांगना है। जबकि ये एनर्जी जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो अर्थ में है, मून में है, वो एनर्जी हमारे अंदर भी है, जो वाइटल फोर्स के रूप में है। तो ये कंसेप्चुअल एनर्जी है, ये ऑटोमेटिकली काम करती है। हमको इसको कुछ भी मांगने की या कुछ भी इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको इस गॉड फियरिंग ना होकर के गॉड लविंग होना चाहिए। तब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये डायनेमिक एनर्जी किस तरह से काम करती है। तो अभी इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखेंगे, जिसमें एक मैग्नेट है, वो बहुत सारी स्टील की जो पिंस है उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो जो अभी हमने समझा वो किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सपेरिमेंट के तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके हम थर्ड पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, एफोरिज्म 11 के फुटनोट को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। If you're wondering whether steel is magnetic, watch what happens when I have this neodymium magnet near these steel nails. You can see the nails are jumping up right off the table onto that magnet. So steel, it's definitely magnetic. Let's get these last two here. Got them. Steel is made of mostly iron and a little bit of carbon, but not everything that contains iron is going to be magnetic. This spoon here is made of a type of stainless steel and it doesn't react to magnets. Watch what happens. Again, the steel nails, they're magnetic, they're attracted, but the spoon, nothing. So this type of stainless steel, it's not magnetic, even though other types of stainless steel are. The only way to really know if something's magnetic like this is to take a magnet and try it out. This is Dr. B looking at whether steel is magnetic. Thanks for watching.